पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कैसे की जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, इस पे हमारी वीडियोस कंटिन्यू हैं। और अभी तक जो हमने 28 स्टेप्स जो डिवाइस किए हुए हैं उसमें से 15 स्टेप्स कवर कर लिए थे। ऑनवर्ड बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है 16 स्टेप्स में एलसी इशुएंस बाय द इंपोर्टर्स बैंक। और मैं रिपीट करता चलूँ कि ये जितने भी स्टेप्स हैं, जो 28 स्टेप्स हैं मैंने जो डिवाइस किए हुए हैं, मेरी जो बुक है इंपोर्ट कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, ये सारे उसके फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं। तो स्टेप 16 एलसी इशूएंस बाय इंपोर्टर्स बैंक। अब अभी तक सिचुएशन ये है कि एक्सपोर्टर ने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया, साइन स्टैम्प किया और इंपोर्टर को भेजा। इंपोर्टर ने भी उस पर वही पेपर किया, साइन स्टैम्प किया। और साइन स्टैम्प के बारे में मैं डिटेल में बता दिया था क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 5 पॉइंट्स के बारे में 4 पॉइंट्स वो कवर हुए, फिर 5th तक कवर होता है। वो सारी चीज़ें हुए तो फिर ही सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं। और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तो उसमें पेमेंट जो टर्म्स थी वो एलसी थी, और एलसी की जो टाइप है एलसी एट साइट, एलसी एट साइट के बेस पे हुआ। अब एक्सपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट इशू किया, इंपोर्टर को भेजा, इंपोर्टर ने भी एग्री कर लिया, अपने पास कॉपी भी रख ली और ओरिजिन की और कॉपी भेज दी एक्सपोर्टर को। नाउ द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द इंपोर्टर। इंपोर्टर एलसी इशू करेगा फिर ही एक्सपोर्टर कोई काम कर पाएगा। अब यहाँ पे ये बताना बड़ा अहम है कि आपका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एलसी भी हुआ, पेमेंट टर्म्स एलसी है, लेकिन जब तक एलसी आपके पास फिज़िकली आ नहीं जाती तब तक एज एन एक्सपोर्टर आप सिक्योर नहीं है। ये नहीं कह सकते पेमेंट की गारंटी मिल गई, पेमेंट की ज़मानत हो गई। तो इससे पहले अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन पेमेंट के लाज से इस तरह आप सिक्योर नहीं है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे और एलसी अभी आई नहीं तो फिर किस तरह से पेमेंट सिक्योर होएगी। इसलिए बेहतर ये है कि प्रोडक्शन तब ही की जाए जब एलसी आपके पास पहुंच जाए। अगर तो आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो टेक्निकली डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट ग्रेडिंग्स के साथ नहीं बनती और आप अपने वेयर हाउस में स्टॉक करना चाह रहे हैं तो फिर आप देख लें कितना कैश फ्लो आपके पास क्वेश्चन है, फिर आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर पेमेंट व्यू पॉइंट से देखा जाए तो जब तक एलसी फिज़िकली आपके पास आ नहीं जाती आपकी पेमेंट सिक्योर नहीं है। तो एलसी इशू कैसी होती है? इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, जाके एलसी इशू कराता है। क्या क्या स्टेप्स हैं जो इंपोर्टर को करने पड़ते हैं, इंपोर्टर क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, बैंक उसकी स्क्रीनिंग कैसे करता है, बैंक उस एलसी की प्रोसेसिंग कैसे करता है, उसमें बैंक्स की इंटरनल अप्रूवल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एलसी जब इशू होती है सिस्टम में कैसे जाती है, स्विफ्ट मैनुअल में होके किस तरह से फाइनल स्टेज पे पहुंचती है। इसमें मैं कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा ताकि आप अगर एलसी इशू करवाना चाहें तो आप कंप्लीट नॉलेज आपके पास होए, थॉरली वे से आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर जब आप जब बैंक में एलसी इशू करवाने जाएँ तो आपके साथ ये भी ऑनर आपको फील होए कि आपके पास इतना नॉलेज है, बैंक वाले से बात करें तो बैंक को पता है कि आपके पास एलसी इशूज़ के बारे में नॉलेज है, डॉक्यूमेंटेशन और बैंक का इंटरनल जो प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होएगा जब आप निगोसिएशन कर रहे होंगे बैंक्स के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। जब एलसी इशू हो गई तो एलसी रिसीव हुई एक्सपोर्टर के बैंक के थ्रू। अब देखें एलसी इशू करता है इंपोर्टर का बैंक। इंपोर्टर का बैंक जब एलसी इशू करता है तो बैंकिंग रूल्स के मुताबिक बैंक सिर्फ अपने क्लाइंट के साथ कोरस्पोंडेंस करेगा,
या दूसरे क्लाइंट के बैंक के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करेगा, यानी डायरेक्ट एलसी एक्सपोर्टर को उसके ऑफिस में नहीं बेचेगा। इंपोर्टर का बैंक जब एलसी इशू करेगा तो एलसी इशू को करके वो भेजेगा एक्सपोर्टर के बैंक में। एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो एलसी पे फॉरवर्ड करेगा एक्सपोर्टर को, तो वो जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो एडवाइजिंग बैंक कहलाएगा। तो जो बैंक एलसी इशू कर रहा है वो एलसी इशूइंग बैंक है। इंपोर्टर का जो बैंक है उसके चार्जेस हाई सेट पे होते हैं। आप बैंक से शेड्यूल ऑफ चार्जेस ले लें, एसओसी ले लें, उसमें सारी डिटेल्स दी होगी कौन से चार्जेस फिक्स हैं, कौन से परसेंटेज के हिसाब से। इस तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे चार्जेस शेड्यूल ऑफ चार्जेस में दिए होंगे। तो वहाँ पे एक्सपोर्टर के जो एडवाइजिंग बैंक है उसके जो एडवाइजिंग चार्जेस हैं वो भी डिटेल होएगी, जो बैंक टू बैंक वेरी कर सकते हैं। ये थोड़े से चार्जेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। एक्सपोर्ट एडवाइजिंग बैंक ज़्यादा चार्जेस, ऐसी इशू बैंक हैं जो बैंक टू बैंक वेरी कर रहे होंगे। स्टेप 17 था जो अभी हम बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं स्टेप 18। स्टेप 18 एक्सपोर्टर अरेंज फॉर प्रोडक्शन और इट इज़ फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्टर जो प्रोडक्शन रेडी करता है, रॉ मटेरियल लिया, परचेज करने के बाद अपनी प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करके पैकिंग करके रेडी फॉर डिस्पैच की शेप में आप ले आए कि गुड्स रेडी हैं, अब बस शिपमेंट हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेज आ जाता है स्टेप 19। स्टेप 19 में एक्सपोर्टर अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टिल कराची पोर्ट। अगर तो आपका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की जो शिपमेंट टर्म्स है, जो शिपमेंट मोड है वो बाई सी है। शिपमेंट समुद्र के रास्ते से होगी, शिप के थ्रू होगी, तो फिर आपको अगर पोर्ट कराची पोर्ट लग रही है, कराची पोर्ट के थ्रू मूव करना है, तो अब आप अपनी फैक्ट्री से गुड्स को मूव करेंगे पोर्ट पे। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप शिपिंग कंपनी से रब्ता करेंगे, शिपिंग कंपनी से कंटेनर बुक करवाएंगे। जब कंटेनर आपका बुक हो जाएगा फिर आप ट्रांसपोर्टर अरेंज करेंगे। ट्रांसपोर्टर अपना ट्राला लेके वो बुकिंग ऑर्डर के तहत शिपिंग कंपनी के यार्ड में जाएगा। वहाँ से वो कंटेनर जो है वो अपने ट्राले के ऊपर लोड को आएगा, एम्प्टी कंटेनर, खाली कंटेनर, और कंटेनर लेगा आपकी फैक्ट्री में। अब आप उस कंटेनर के बीच में गुड्स को लोड करेंगे और कंटेनर को ट्राले के ऊपर रख के ट्रांसपोर्टर जो वो ले जाएगा कराची पोर्ट में। अब कराची पोर्ट जब पहुंचेगा तो कराची पोर्ट पहुंचने तक रास्ते में जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो भी आप कर रहे होंगे एज़ पर इनकोटम्स। अगर आपकी इनकोटम है C&F, तो C&F की बेस में क्या होएगा कि कराची पोर्ट पहुंचने तक जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सारे ही एक्सपोर्टर ही कर रहा होगा। अब इनकोटम्स में कंप्लीट मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम इनकोटम्स वो डिटेल में बताऊंगा, टास्क, कॉस्ट, रिस्क को डिफ़ाइन करके कि टास्क कहाँ तक है, कॉस्ट कहाँ तक है, रिस्क कहाँ तक है। अभी मैं जनरली चूँकि स्टेप्स ले रहा हूँ तो स्टेप्स को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो भी अरेंजमेंट्स इनकोटम्स के मुताबिक जो भी जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की है, एक्सपोर्टर वो जिम्मेदारी पूरी करते हुए जब कंटेनर पोर्ट पे पहुंचाएगा तो इस पोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या है, स्टेप 20, एक्सपोर्टर हायर्स ए कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट एंड गिव्स हिम कस्टम्स क्लियरिंग डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि किसी भी कंट्री के बॉर्डर से कोई गुड्स आउट हुए या इन हुए, दोनों सूरतों में कस्टम्स क्लियरेंस का प्रोसेस कंप्लीट करवाना लाजमी होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कराची पोर्ट पे जब गुड्स पहुँचे तो कराची पोर्ट में कस्टम्स क्लियरेंस का प्रोसेस करवाना पड़ेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। लेट्स सी आप कस्टम क्लियरिंग एजेंट हायर करते हैं। यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा कि कस्टम्स क्लियरेंस के लिए आप बाउंड नहीं हैं, आप पाबंद नहीं हैं। आप
कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट लाजमी हायर करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट के थ्रू ही काम करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं, बहुत सारे एसआरओज ऐसे हैं जिसके आपके नॉलेज में नहीं है। जो कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट है उसका ये डेली रूटीन वर्क है, तो वो कस्टम्स की फॉर्मेलिटीज़ को, उसकी कस्टम्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कस्टम्स के कल्चर को वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट ही हायर करें और उसके थ्रू ही कस्टम्स क्लियर्स को है। आप कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड करने इस पे अलग मैं वीडियो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये जितने भी स्टेप्स हैं 28 स्टेप्स, मैं इंशाल्लाह ताला हर एक स्टेप पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जस्ट मैं स्टेप्स दे रहा हूँ, फिर एक स्टेप पे डिटेल वीडियो आएगी ताकि डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, कौन से डॉक्यूमेंट दिए, कैसे दिए, किस तरह से बनाए, वो सारे हम उस पर वीडियो पे करेंगे। आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसकी बेस पे कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट ने कस्टम्स की क्लियरेंस का प्रोसेस कंप्लीट कराया, और जब कंप्लीट हुआ तो फिर आपके जो गुड्स हैं, गुड्स शिप के ऊपर लोड कर दिए गए। आपका कंटेनर जो है जिसमें गुड्स हैं वो शिप के ऊपर लोड कर दिया गया। तो यहाँ पे आपके 20 स्टेप्स जो हमने डिवाइस किए हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने वतन से, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।